ये वो चीजें लिखी हुई हैं जो अदालत में केस डाला गया है। केस डालने वाले लोगों को हम लीगल लैंग्वेज में प्लेंटिफ्स बोलते हैं, और वो अदालत से क्या चाहते हैं ये उसका जुज है, और ये शर्मनाक जुज के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये आप हजरात रिकॉर्ड रखें और उन लोगों से पूछें कि ये बरकी ने सही पेश किया है या इसमें गलत पेश किया। अगर गलत पेश किया तो जो सजा वो लोग और आप लोग देना चाहें मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं। अब मैं इसको पढ़ देता हूं, जरा मुलाजा फरमाइए। प्रेयर टू द कोर्ट इज, अरे भाई प्लीज सुन ले, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा। ये पॉइंट जो कंसंट्रेशन होता है, फोकस होता है। जी जी। The prayer made in the case are as follows: a decree for appointment of an administrator or a court-appointed committee for the proper management of the affairs and the business of defendant number one. Defendant number one means India Islamic Culture Center. Society during forensic audit of financial affairs and holding of fresh election as per the memorandum of association of defendant number one society. दूसरी prayer यानी दूसरी रिक्वेस्ट कोर्ट से ये है, ए डिक्री डायरेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर और कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी टू होल्ड फॉरेंसिक फाइनेंशियल ऑडिट एंड मेंबरशिप ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू आइडेंटिफाई द वेरियस डिस्क्रिपेंसीज एंड डिविएशंस एंड डायरेक्ट करेक्टिव एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एनश्राइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफेंडेंट नंबर वन सोसाइटी। ए डिक्री डायरेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेटर or court-appointed committee to frame bylaws as per memorandum of association. And the fourth one is a decree directing the administrator or a court-appointed committee for holding fresh election of the defendant number one. 7 पीरियड्स में से 4 पीरियड्स जो है कोर्ट के सामने एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए हैं। मैं इससे ये समझता हूं कि ये पीरियड ये साबित करती है कि 4000 पढ़े लिखे शानदार सोफिस्टिकेटेड मुस्लिम और हिंदू भाइयों पर मुश्तमिल ये मेंबरशिप इस सेंटर की इस काबिल नहीं है कि इसको चला सके। चुनाचे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होना चाहिए। मुकदमे के अंदर ये सब लिखा हुआ है कि हम सब इनएफिशिएंट हैं, और जो एफिशिएंट हैं जिन्होंने केस डाला है वो 2 हजरात हैं। जरा आप इसके डायनेमिक्स को समझिए। मैं इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूं कि प्लीज खामोश रहेंगे। ये 2 वो लोग हैं जिनमें से एक की मेंबरशिप दिसंबर 2021 की है और दूसरे की फरवरी 22 की है, जिसने एक जनरल बॉडी अटेंड नहीं की है। दोनों में से सेंटर में विजिट कभी नहीं किया है। आप हजरात उनकी सूरतों से आशना नहीं, जिनकी सूरतों से लोग आशना नहीं है वो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो, ये नाहल लोग हैं। इनके प्रपोजर सेकेंडर्स की नाम तो जब जनरल बॉडी की मीटिंग होगी और इलेक्शन होगा तो फिर तमाम सामने आ जाएंगे। अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता, जातियात पे बात शुरू हो जाएगी। मैं किसी की शान में गुस्ताखी करना नहीं चाहता। पहला मेरा अपना जहन ये रहता है किबला कि मेरा कोई भी एक्शन अगर इस्लामिक कल्चर से मैच नहीं करता वो, तो I have no right to be the member or executive member of the center. My every action should be judged with touchstone of the Islamic culture. अगर इस्लामिक कल्चर का यह हिस्सा है कि 4000 लोग नाहल हैं, मैं ही अहल हूं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह के खमाश के लोग। 2 लोग ये कहते हैं और 6 हमारे ऑनरेबल बीओटी मेंबर्स ये कहते हैं कि ये बात सही है। ये बात कही जा रही है कोर्ट के अंदर उन 6 ऑनरेबल मेंबरान की तरफ से कि ऑब्जर्वर अपॉइंट करें आप जज साहब से, और ये भी पूछिए अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आज से ही। ये परसों की बहस बता रहा हूं मैं आप, परसों से मुराद जब पिछले अभी 2-3 दिन पहले बहस थी, फ्राइडे को उनके वकील ने यह आर्गुमेंट किया है कि जनरल बॉडी हैज नो पावर, वी 6 हैव अ पावर ओवर द जनरल बॉडी। क्या किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में यह पॉसिबल है कि जो लोग जिनको इलेक्ट करके भेज रहे हैं वो 6 ये कहें कि 4000 नाहल हैं, वी आर मोर पावरफुल देन द जनरल बॉडी? ये बहस शुरू हो रही है।
जब उस बहस को अगर आप इस पीरियड को मिलाएंगे तो बात साबित है कि ये 8 लोग 4000 लोगों के अख्तियार जब्त करके इस सेंटर को हाईजैक करना नहीं चाहते तो और क्या चाहते? 8 है टोटल, 8 आउट ऑफ 4000। मुलाज़ा कीजिए आप, डायनामिक देखिए आप, हालात की बदकिस्मती देखिए। नमा नहीं है, 10% नहीं है, 20% नहीं है, 15% नहीं है, 50% नहीं है। क्या आप 8 लोगों को ये जनरल बॉडी इजाजत देगी कि वो 8 लोग ये कह दें अदालत में जाके कि एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो, ऑब्जर्वर अपॉइंट करो? जनरल बॉडी कुछ नहीं है, हम हैं। और उन्हीं में से लोग गवर्नरशिप के भी ख्वाब देख रहे हैं। तो फिर ये गवर्नरशिप तो महाराष्ट्र के गवर्नरशिप से मैच कर जाएगी ना, कि इलेक्टेड सरकार को उस गवर्नर ने डिसमिस किया। अब ये सेंटर लोगों की सियासी सीढ़ियों का ख्वाब बनने जा रहा है। आप हज़रात मुलाज़ा फरमाइए। मैंने इसकी बिका के लिए ये ऑफर किया, आप हजरात के सामने कहता हूं, उन लोगों से भी पूछिए कि क्या ये मैंने ऑफर किया, नहीं किया। और मैं आज भी तैयार हूं, मुझे सेक्रेटरी बनाया गया राइटली और रॉन्ग। लेकिन जब कंप्रोमाइज की बात हुई तो हमारे एक छोटे भाई है शम्स तबरेज साहब, वकील हैं, उन्होंने सदर साहब से आके कहा कि साहब वो लोग ये डिमांड करेंगे पहले तो बर्की का रेजिग्नेशन लीजिए, बर्की का रेजिग्नेशन लीजिए सेक्रेटरीशिप से। नजमुद्दीन भाई, मैंने फौरन कागज मंगाया और 1 मिनट के अंदर रेजिग्नेशन उनको पकड़ा दिया कि लीजिए, दिखा दीजिए उनको। ये मेरे कंप्रोमाइज की शुरुआत की पहली सीढ़ी थी। बहुत बढ़िया। दूसरी, मैंने उनको ये ऑफर किया, आज भी कर रहा हूं, आप हजरात गवाह हैं इसके, कि अगर मेरी एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप इस यूनिटी के लिए चाहिए तो मैं उसको रिजाइन करने को तैयार। नंबर तीसरा, ये भी ऑफर किया और आज भी कर रहा हूं कि अगर मुझ जैसे नाहल की वजह से ये सेंटर डिस्क्रेडिट होता है तो मैं इसकी प्राइमरी मेंबरशिप सरेंडर करने को तैयार। लेकिन खुदा के वास्ते ये सेंटर आसानी से नहीं बनता। आप अगर मुलाजा करें तो 500 साल की तारीख में पहला सेंटर है दिल्ली में। मुगलों के जमाने में कोई सेंटर कायम नहीं हो सकता। 1000 साल के इतिहास। जा, यू स्टैंड करेक्ट। अंग्रेजों के जमाने में कोई सेंटर तैयार नहीं हो सका, जबकि औकाफ की प्रॉपर्टीज बेशुमार थी आपके पास, बेशुमार। इस आजाद हिंदुस्तान में जिन बुजुर्गों ने कुर्बानियां देके इस सेंटर को बनाया है, इसको बचाना आप तमाम लोगों की अखलाकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी से हट नहीं सकता कोई आदमी। मैंने अपने दफ्तर में पिछले दिनों 5 मीटिंग्स की और मैंने उसमें उन लोगों को बुलाया जो इलेक्शन लड़े थे और इत्तेफाक से कामयाब नहीं हो सके। और ये सिलसिला यामीन भाई तशरीफ रखते, ये मेरे इलेक्शन के जीतने के जस्ट अगले हफ्ते से ये कोशिशें मैंने शुरू कर दी थी कि लोग जीत के आए या जीत के ना आए, लेकिन उन्होंने सेंटर के लिए खिदमत करने के लिए एक पेशरफ्त उठाई थी। चुनाचे उनका रिश्ता इस सेंटर से उन्हीं के बराबर रहना चाहिए जो जीत के आ गए। मैंने उन तमाम लोगों से ये गुजारिश की कि देखिए, आप इस बार नहीं जीत सके, लेकिन क्या आप इस जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो जाएंगे कि ये सेंटर अब आपका नहीं है? आप इसकी बका के लिए आगे नहीं आएंगे? आपको बचाना नहीं? कोई आगे नहीं आता, मुझे अफसोस ये है सर। और मेरा अपना फंडामेंटल ये है कि जो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते, माफ कीजिएगा आप हजरात, उनको सियासत और समाजियात में दखल देने का अख्तियार नहीं है। बात बिल्कुल क्लियर है, बहुत तल्ख बोल रहा हूं। मुझे कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जिस आदमी की बायोग्राफी ने मुझे वकील बनाया वो मिस्टर जिना है, बड़नी साहब। चूंकि मैं ये मानता हूं कि जिना को जिना बनाने वाला हिंदुस्तान था, पाकिस्तान नहीं था। द क्रेडिट गोस टू दिस कंट्री। जिना साहब ने उस जमाने में सियासत के लिए 60 लाख रुपया रिजर्व कर रखा था। कोई आदमी तसव्वुर कर सकता है? आज वो 60,000 करोड़ के बराबर बैठेगा, इसलिए कि जो मकान वो 2.5 लाख रुपए में बेच के गए हैं होटल क्लैरिजेस के सामने, 2.5 लाख, 60 लाख मल्टीप्लाई कीजिए, कई हजार करोड़ का तो वो मकान है आज उनका। अगर वो लोग जो इलेक्शन लड़े थे या लड़ना चाहते हैं, अगर चंद लोगों को जमा नहीं कर सकते तो आप करेंगे क्या समाज में?
लिस्ट बनाइए। मैंने तो इसकी शुरुआत कर दी अपने दफ्तर में, तमाम लोगों से गुजारिश की, लोगों से ये भी कहा कि भाई आप आगे बढ़िए। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि ये फर्ज कफाया है, इसको बचाइए, ये आपकी अमानत है, आपकी नस्लों की अमानत है। इस कदर बदनामी हो रही है और लोगों को ये पता ही नहीं है कि लोग चाहते क्या है कोर्ट में। लेकिन चूंकि जब कोई अदारा गवर्नरशिप की सीढ़ी बनने लगे, राज्यसभा की मेंबरशिप की सीढ़ी बनने लगे, तो फिर उसका हाल खतरे से खाली नहीं है। ये खतरा आप हजरात को टालना है, इसके लिए आपको वक्त निकालना है। देखिए बहुत कुर्बानियां दी लोगों ने इसमें, मैं आपको सही बताता हूँ। बेगम आबिदा अहमद, हकीम अब्दुल हमीद साहब, बदरुद्दीन तैयब जी की शख्सियत ऐसी थी कि वो आसानी से किसी से बात नहीं करते थे। चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इस सेंटर के चंदा मांगने के लिए वो आदमी बंबई में लोगों से मिलता रहा। अंदाजा लगाइए। क्या लोग, ऐसे लोग थे, बड़े लोग थे। वाह, दूसरा हिदायतुल्लाह इस मुल्क में अब पैदा होने वाला नहीं है, इतना काबिल जज था वो। नहीं पैदा। चंदा मांगा है उन्होंने लोगों के पास जा जाकर। चौधरी आरिफ साहब, सिराज कुरैशी साहब, सिराज कुरैशी किसी मेमार से कम नहीं है साल में। और एक और शराफत अर्ज कर दूं, अदालत में कुछ भी होता रहा, मैं उनसे कहता रहा यहां अटैक कर सकते हैं, हम यहां अटैक कर सकते हैं। एक अटैक आपके सदर ने नहीं किया उन लोगों के खिलाफ। शराफत देखिए आप। बहुत खूब। मैं इसी शराफत की वजह से उस आदमी के साथ में। हथकड़ियां बहुत ज्यादा दूर नहीं होती अगर सिरासत तैयार होते, लेकिन उनका नहीं। मैंने सेंटर को बनाया है, ये सब मेरे पैनल से आए। कल मैं इनको लेके आया था, आज मैं इनको सजा दूंगा, इन्हें करने दूंगा। बड़ी बात। मैं कई बार उनसे बिगड़ा हूं, आप यकीन जानिए कि साहब आपकी खामोशी और आपकी कमजोरी जो है वो हमको लाचार कर देती है। कहने लगे तुम सब्र करो थोड़ा सा। ऐसा सदर मिलेगा नहीं आसानी से इस सेंटर में। 75 साल और नॉन 75 साल, झगड़ा यही है ना। जनरल बॉडी तय करेगी, 8 लोग तय करेंगे। जनरल बॉडी से क्यों घबराते हैं? और इलेक्शन से क्यों घबरा रहे हैं आप? ये चाहते हैं, आपने एक नया मैकेनिज्म तैयार किया है। बहुत माजरत के साथ अर्ज कर दूं कि 8 लोग अदालत से वो ऑर्डर ले आए जो जनरल बॉडी न तय करे। अदालत कहते हैं कि 75 साल के बाद आप नहीं लड़ सकते, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर दूं कानूनी तौर पर, नजम भाई, नजमुद्दीन भाई सुन लें, मैं सुनाता हूं अभी। अदालत के फैसले के बावजूद भी जनरल बॉडी इज एम्पावर्ड टू सेट असाइड द ऑर्डर पास बाय द कोर्ट एंड से नो वी विल एक्सटेंड द लिमिट ऑफ द प्रेसिडेंट। नंबर 1। नंबर 2, एक सेकंड और। कोर्ट को जैसे आपने फरमाया कि साहब हम सब लोग जा सकते नहीं जा सकते, मेरी गुजारिश है कि 5 तारीख से पहले अगर आप हजरात एक बड़ी तादाद में मीटिंग को ऑर्गेनाइज करें और एक मेमोरेंडम पास करें। हाँ सॉरी 25 से पहले वो मेमोरेंडम कोर्ट में पेश किया जा सकता है। 180 का ऑलरेडी मौजूद है, ये 180 को कुछ नहीं मान रहे, ये तो 8 को मानते हैं। इसलिए ये सोचते हैं कि कोर्ट से ऑर्डर लेना ज्यादा आसान है, जनरल बॉडी को भगा देगी हमें। ये बिल्कुल आपने सही, मैंने कहा ये तरकीब ये है कि कोर्ट को गुमराह करके या किसी भी तरकीब से वहां से ऑर्डर ले आओ 75 साल का। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि लाने के बावजूद भी आप मुकाबले पे फिर भी नहीं हैं। आप वकील ये तो बात आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैंने जो अभी एक सजेशन दी है कि हम 5-7 लोग उठें और उनको बुलाकर कहें कि भाई मान जाओ, और नहीं मानते हो तो जो अभी आपने कहा, मैंने यही कहा कि मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए आप 5, 10, 15, 20 कोर्ट ने जो स्टे किया है, अब मैं आपकी बात पे आता हूं। कोर्ट ने जो स्टे किया है वो प्रेसिडेंट और बीओटी वगैरह के खिलाफ किया है कि आप जनरल बॉडी नहीं कर सकते। जनरल बॉडी को नहीं रोका है कि आप मीटिंग नहीं कर सकते। Which is the court in the world can stop or restrain a general body to hold a meeting? No court, never ever. इसलिए जनरल बॉडी के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है इस वक्त, जो मैं चीख के कह रहा हूं कि प्लीज स्टैंड अप।
एंड प्रोटेक्ट योर ओन इंस्टीट्यूशन। अगर आप इसको नहीं बचा सके तो फिर आप क्या बचाएंगे, ये बताइए, मुल्क को क्या बचाएंगे आप? निजामुद्दीन भाई देश को बुला लीजिए। अब नजमुद्दीन भाई एक बात 2 मिनट और लूंगा। ये क्या के खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं। डॉक्टर साहब, इफ्तिखार आरिफ की याद आ गई मुझे। ये क्या के खाक हुए हम जहां वहीं के नहीं, जो हम यहाँ के नहीं तो फिर कहीं के नहीं। सिराज साहब की कमजोरी यह है, इसमें बयान कर देता हूं कि वफा सरिश्त में होती तो सामने आती। उन लोगों के बारे में क्या, वफा सरिश्त में होती तो सामने आती, वो क्या फलक से निभाएंगे जो जमीन पे नहीं। मैंने एक और भी महफिल में उन्हें देखा था। हाफिज साहब सुनिएगा, ये हकीकत बयान कर रहा हूं, वो महफिल नहीं जिसके फोटो छपे थे कभी। मैंने एक और भी महफिल में इन्हें देखा था। ये जो तेरे नजर आते थे ये सब तेरे नहीं। सिराज साहब से कहा मैंने अनगिनत बात, लेकिन उनके मामलात इतने शराफत के हैं कि मुझे अक्सर ये भी शेर याद आया डॉक्टर साहब उनके बारे में कि किसी के ज़र्फ से बढ़कर न कर महरो वफा हरगिज़। किसी के ज़र्फ से बढ़कर न कर महरो वफा हरगिज़, कि इस बेजा तकल्लुफ से बड़ी तकलीफ होती है। अब मैंने अपनी बात रख दी, आप फरमाइए। मैं बस कंक्लूड कर देता हूँ 1 मिनट में। आपसे गुजारिश ये है कि ये सेंटर आप तमाम हजरात ये ना समझें और वो मेंबरान ये ना समझें कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं। जब सेंटर क्राइसिस में इलेक्टेड लोगों के जरिए आ गया, खालिद मसूद साहब ने सही कहा, मैं उन बदकिस्मत लोगों में से हूँ कि मैं भी उस एग्जीक्यूटिव का हिस्सा और मैं उसको नहीं रोक सका, इसलिए कि मैं अकेला क्या करता। मैंने तो इतना ऑफर किया उनको, आज भी करता हूं और करता रहूंगा। आप हजरात से गुजारिश है कि बराए करम टाइम निकालें, इस सेंटर को बचाएं। ये सेंटर आसानी से नहीं बनते, बहुत कीमती जगह है, ये हजारों करोड़ में अवेलेबल नहीं होगी और इसका नाम जो है वो लाखों करोड़ में नहीं तैयार हो सकता। पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया, और ये गवर्नमेंट मानती है जनाब। बस 1 मिनट और लूंगा, बात मुकम्मल कर देता। आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके सबूत हैं, मैं सुनी बात पे यकीन नहीं करता। किंग अब्दुल्ला तशरीफ लाए आज से 3 वर्ष पहले इस मुल्क में, विज्ञान भवन में उनका प्रोग्राम था। जाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बगैर मर्जी के तो नहीं आएंगे ना, गवर्नमेंट की मर्जी। गवर्नमेंट ने सिराज कुरैशी साहब के नाम से इनविटेशन छपवाया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर इनवाइटेड द नेशन टू कम एंड अटेंड दैट प्रोग्राम। ये ऑनर आपके सेंटर का है। दूसरा, अभी 8-9 महीने पहले इंडोनेशिया का गवर्नमेंट का डेलीगेशन आया यहां, वो इसी सेंटर में अजीत डोभाल साहब और आपके प्रेसिडेंट की सरपरस्ती और प्रेसिडेंटशिप में वो प्रोग्राम हुआ है, बिटवीन इंडोनेशियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द थर्ड वन अभी हुआ है पिछले महीने। वो ईसा साहब जो मुझसे अरब लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, अजीत डोभाल साहब आपके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग, ये सेंटर को आपके एजाज और ऑनर गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के लिए और मुल्क के लिए ये सेंटर भी बहुत नुमाया रोल अदा कर रहा है इसकी एक्सटर्नल पॉलिसी को मजबूत करने के लिए। इसलिए दिस नेशन नीड्स दिस सेंटर, प्लीज प्रोटेक्ट इट। खुदा हाफिज।